नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा किसान आंदोलन का। फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान 13 अप्रैल से जंतर मंतर में अनशन की मांगी इजाज़त। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कितने भी नोटिस मिले ना बंटने देना वोट, कहा मोदी भी करते हैं हिंदू मुस्लिम। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सताने लगा है लॉकडाउन का डर, महानगरों से घरों को लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। फार्मर प्रोटेस्ट, फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान 13 अप्रैल से जंतर मंतर में अनशन की मांगी इजाजत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के 3 तरफ बॉर्डर पर बैठे किसान अब एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। किसान महासभा के रामपाल जाट ने गुरुवार को नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस में दिल्ली के जंतर मंतर पर कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरने की इजाजत लेने के लिए आवेदन किया है। रामपाल जाट ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी से बैर लेना नहीं, बल्कि किसानों की भलाई के लिए इन कानूनों में बड़े संशोधन या इनकी वापसी की मांग के लिए सकारात्मक लड़ाई लड़ना है। रामपाल जाट ने कहा कि इसके लिए हमने 13 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने, क्रमिक अनशन, उपवास को लेकर नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस में अनुमति के लिए आवेदन किया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से चाही गई सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस धरने के लिए हमें इजाजत मिल जाएगी। डटे हुए हैं किसान। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर किसान संगठन अभी पूरी तरीके से अड़िग हैं। पिछले 4 माह से जारी किसान आंदोलन अभी दिल्ली की तीनों सीमाओं के साथ साथ कई राज्यों में लगातार चल। दिल्ली के तीनों बॉर्डर की बात करें तो इसमें गाजीपुर बॉर्डर में किसानों की तादाद इसलिए ज्यादा नजर आती है कि वहां पर इसका पूरा मोर्चा राकेश टिकैत संभाले हुए हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे नेता भी लगातार आंदोलन स्थल पर पहुंचते रहते हैं। इसके साथ ही वहां पर कोई ना कोई नई गतिविधियां भी किसान आंदोलन को लेकर शुरू की जाती रहती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बोली, कितने भी नोटिस मिले ना बंटने देना वोट, कहा मोदी भी करते हैं हिंदू मुस्लिम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने पर प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे भले ही कितने नोटिस मिले, लेकिन वोट बंटने नहीं देना है। सीएम ने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा, यह शायद ही मायने रखता है, भले ही मेरे खिलाफ 10 कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं, मैं सभी को एकजुट होकर मतदान करने के लिए कह रही हूं, कोई वोट नहीं बटेगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज हुई, वह हर दिन हिंदू मुस्लिम करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने गद्दार मीर जाफर राजीव बनर्जी को इस सीट से पिछले चुनाव में लड़ने की इजाजत दी। जब वह सिंचाई मंत्री थे तब मुझे एक शिकायत मिली थी, इसलिए मैंने उन्हें उस पद से हटा दिया और उन्हें वन मंत्री बना दिया। बता दें कि चुनाव आयोग ने बुधवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया। आयोग ने तीसरे चरण के चुनाव से पहले हुगली जिले के तारकेश्वर में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ममता द्वारा सांप्रदायिक आधार पर खुलेआम वोट मांगने के लिए ये नोटिस जारी किया। बनर्जी को नोटिस मिलने पर 48 घंटों के भीतर अपनी टिप्पणी पर सफाई देने के लिए कहा गया है। आयोग का कहना है कि ऐसा न करने पर ममता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि चुनाव आयोग द्वारा सीएम ममता को भेजा गया नोटिस केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल की शिकायत पर जारी किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार बनर्जी ने कहा, मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों के साथ जो हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं, शैतान की बात सुनने के बाद अल्पसंख्यक मतों को बंटने ना दें। जिन्होंने भाजपा से पैसा लिया था वह कई सांप्रदायिक बयान देते हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़े को बढ़ावा देना चाहते हैं। सीपीएम और बीआईपी को भाजपा ने अल्पसंख्यक वोटों को विभाजित करने के लिए पैसा दिया है। आयोग ने कहा, ममता बनर्जी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे चरण के मतदान से पहले कूच बिहार में इस बयान के लिए बनर्जी की कड़ी निंदा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सताने लगा लॉकडाउन का डर, महानगरों से घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूर। जी हां दोस्तों, देश में एक बार फिर कोरोना महामारी अपना भयंकर रूप अपना रही है। ऐसे में देश के कई हिस्सों और शहरों में लग रही पाबंदियों को देखते हुए लॉकडाउन का डर सताने लगा है। आलम यह है कि एक बार फिर पिछले साल की तरह प्रवासी लोगों ने अपने गृह राज्यों का रुख किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद कई प्रवासी श्रमिकों को दिल्ली छोड़कर अपने मूल स्थानों की ओर जाते हुए देखा गया। इस दौरान वह मौजूद एक प्रवासी ने कहा, पिछले साल लॉकडाउन दौरान यहाँ फंस गए थे, ऐसी किसी भी स्थिति से फिर से बचना चाहते हैं, इसीलिए अभी घर जाना बेहतर है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र के पुणे से भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अपने शहरों, गांव का रुख कर रहे हैं। पुणे के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी गई। रेलवे की ओर से कहा गया है कि हम
यहाँ नियमों का पालन कर रहे हैं। अधिक संख्या है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के पैमाने पर खरा उतरा जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी जैसे कई राज्यों ने अपने शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि बीते साल मार्च में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो भारी संख्या में प्रवासी लोग अपने अपने घर लौटने के लिए निकल पड़े। उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, बिहार के कई जिलों में भी वैक्सीन खत्म, टीकाकरण केंद्रों से लौटाए गए लोग। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच मची रार के बीच यूपी और बिहार के कई जिलों में भी वैक्सीन खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुधवार रात ही वैक्सीन खत्म होने के कारण पहले डोज का टीकाकरण रोक दिया गया। गुरुवार को वाराणसी से सटे जौनपुर और चंदौली में वैक्सीन खत्म हो गई। मिर्जापुर और गाजीपुर में भी स्टॉक करीब खत्म होने की कगार पर है। बिहार के दरभंगा में वैक्सीन खत्म हो गई है, इससे यहाँ टीकाकरण ठप हो गया है। कुछ अन्य जिलों में भी वैक्सीन लगभग खत्म होने की बात कही जा रही है। दरभंगा में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक समाप्त हो गया है। इस वजह से डीएमसीएच सहित कई केंद्रों पर टीकाकरण ठप हो गया है। पूर्व में वितरित की गई वैक्सीन के बचे स्टॉक से कई केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर एसके सिन्हा ने वैक्सीन का स्टॉक समाप्त होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह में वैक्सीन के आने की संभावना है। यूपी के जौनपुर में गुरुवार को दोपहर होते होते कोविशील्ड वैक्सीन समाप्त हो गई। इससे टीका लगवाने पहुंचे लोगों को लौटाना पड़ा। 12 बजते महिला और पुरुष दोनों अस्पतालों में वैक्सीन समाप्त हो गई। इतने समय के अंदर महिला अस्पताल में 230 और पुरुष अस्पताल में 276 लोगों को टीका लग सका था। जिले में अप्रैल तक 2,40,000 टीकाकरण का लक्ष्य था। अभी तक 1 लाख से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। वाराणसी में कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है। प्रशासन ने इसको देखते हुए पहले डोज के टीकाकरण पर फिलहाल 3 दिन तक रोक लगा दी है। डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि दूसरे डोज के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, इसलिए इन लोगों का टीकाकरण जारी रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर वैक्सीन की खेप लखनऊ से आ जाएगी। वैक्सीन की किल्लत से बुधवार को शहर के कई पीएचसी, सीएचसी और अस्पतालों में टीका नहीं लग सका। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक स्टॉक में महज 499 वायरल वैक्सीन शेष है। इससे सिर्फ 4,990 लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। स्थिति यह है कि चौकाघाट स्थित जनपदीय वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक भंडार एकदम खाली हो गया है। गाजीपुर और भदोही में भी वैक्सीन खत्म होने की कगार पर है। गाजीपुर में 1,000 से भी कम वायर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल का रसगुल्ला और गुजरात के ढोकला में फर्क, बीजेपी को मिलेगी करारी हार, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी माहौल के बीच ममता बनर्जी को चुनाव आयोग के नोटिस के बाद गुरुवार को श्री रामपुर की रैली में ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो कह रही है चुनाव आयोग वही कर रहा है। वही ममता ने अपने भाषण में ढोकला और रसगुल्ला का फर्क भी समझाया। उन्होंने कहा कि ढोकला गुजरात का है, तुम ढोकला खाओ और मैं रसगुल्ला खाऊंगी। ममता ने चुनाव आयोग की नोटिस पर कहा कि मुझे 10 बार कारण बताओ नोटिस जारी करने से भी कुछ नहीं होगा। मैं फिर कहूंगी, वोट का बंटवारा मत कीजिए, हिंदू और मुसलमान एक होकर वोट दें। मेरे खिलाफ कंप्लेंट करके कोई फायदा नहीं है। वहीं ममता ने पूछा कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी कंप्लेंट की गई, उनका क्या हुआ। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जो चाह रही है चुनाव आयोग से वैसा करवा रही है। उसके बावजूद मैं कहती हूं, बीजेपी तुम जीतने वाले नहीं हो, बल्कि तुम बंगाल में बुरी तरह हारोगे। ममता ने कहा कि बीजेपी का एक ही काम है कि उसे पता है लोगों का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए लोगों को वोट देने से रोकना, डराना, धमकाना। ममता ने कहा कि बीजेपी बाहर के लोगों को लाकर गुंडागर्दी कर रही है। ममता ने अपने भाषण में कहा कि तुमको क्या लगता है बंगाल का रसगुल्ला और गुजरात का ढोकला एक है? बंगाल का रसगुल्ला और गुजरात के ढोकला में बहुत फर्क है। तुम ढोकले खाओ, मैं रसगुल्ले खाऊंगी, लेकिन दिल्ली का लड्डू यहाँ मत दिखाओ। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर बुरे फंसे एक्टर और भाजपा सांसद रवि किशन, जाने क्या है मामला। जी हां दोस्तों, एक्टर और भाजपा सांसद रवि किशन किसानों के प्रति विवादित टिप्पणी करने के बाद विवाद में फंस गए हैं। दरअसल जज हरमिलन कौर की अदालत में किसान बलराज सिंह कटोरा वासी गांव कटोरा फिरोजपुर की ओर से आज एक्टर और भाजपा सांसद रवि किशन के खिलाफ अपनी गवाही दर्ज करवाई गई। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों को लेकर किसानों द्वारा शुरू किए गए किसानी आंदोलन के चलते कुछ भाजपा नेताओं द्वारा किसानों के प्रति विवादित टिप्पणी करने के आरोप में फिरोजपुर और जीरा की अदालतों में एक्टर व भाजपा सांसद रवि किशन, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राष्ट्रीय सचिव राम महादेव के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए थे, जिसमें उन्हें अपनी टिप्पणियों को लेकर सार्वजनिक तौर पर क्षमा मांगने के लिए कहा गया था। उक्त जानकारी देते हुए किसान कटोरा के वकील रजनीश दहिया ने बताया कि इस केस में अदालत ने बाकी के भाजपा नेताओं को 21 मई तक अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को बड़ा झटका, हिमाचल में कांग्रेस
कांग्रेस ने जीते 2 नगर निगम, जानिए भाजपा का हाल। जी हां दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी संजीव चौहान ने बताया कि सत्तारूढ़ भाजपा को मंडी नगर निगम में जीत मिली है और धर्मशाला नगर निगम में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं पालमपुर और सोलन में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन कर बहुमत हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए एक सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि उनके गृह जनपद मंडी में भाजपा ने 15 वार्ड में से 11 वार्ड पर जीत दर्ज की है। मंडी में बाकी 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। हिमाचल के धर्मशाला नगर निगम में भाजपा को जीत तो मिली है, लेकिन पार्टी अभी भी बहुमत के आंकड़े से 1 सीट दूर है। धर्मशाला में 17 वार्ड हैं, जहां भाजपा के खाते में 8 सीटें गई हैं। बाकी 9 सीटों में से 5 पर कांग्रेस और 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया है। निर्दलीय जीतने वाले उम्मीदवारों में से ज्यादातर भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़े थे और अब पार्टी धर्मशाला नगर निगम में बहुमत पाने के लिए इनका समर्थन हासिल करने की कोशिश में जुट गई है। वहीं 4 नगर निगम में से पालमपुर और सोलन में स्पष्ट बहुमत पाने और धर्मशाला में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पालमपुर के 15 वार्ड में से कांग्रेस को 11 वार्डों में जीत मिली है, जबकि यहां 2 सीट भाजपा और 2 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई है। सोलन नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। यहां 17 वार्डों में से 9 वार्ड में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि 7 सीटें भाजपा और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की वजह से भारी कर्ज जाल में देश, 90% हुआ डेट जीडीपी अनुपात। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट की वजह से देश का कर्ज जीडीपी अनुपात ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच गया है। साल 2020 में देश का कर्ज जीडीपी अनुपात 74% से बढ़कर 90% तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इसका मतलब यह है कि साल 2020 में भारत का कुल उत्पादन अगर 100 रुपए का था तो कर्ज का बोझ बढ़कर 90 रुपए हो गया। गौरतलब है कि साल 2020 में भारत का कुल जीडीपी करीब 189 लाख करोड़ रुपए और कर्ज करीब 170 लाख करोड़ रुपए था। हालांकि आईएफ ने यह भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में अब जो सुधार हो रहा है उसकी वजह से यह अनुपात घटकर 80% तक आ सकता है। गौरतलब है कि किसी देश के कुल कर्ज में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए कर्ज का योग होता है। इसको जब देश में 1 साल के भीतर हुए कुल उत्पादन यानी सकल घरेलू उत्पाद से विभाजित करते हैं तो कर्ज जीडीपी अनुपात हासिल होता है। क्या कहा आईएमएफ ने? न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आईएमएफ ने वित्तीय मामले विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पाओलो मारो ने कहा, कोरोना महामारी से पहले साल 2019 में भारत का कर्ज अनुपात सकल घरेलू उत्पाद का 74% था, लेकिन साल 2020 में यह जीडीपी के करीब 90% तक आ गया है। यह बढ़त काफी ज्यादा है, लेकिन दूसरे उभरते बाजारों या उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का भी यही हाल है। उन्होंने कहा, हमारा अनुमान है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था सुधरेगी कर्ज अनुपात में सुधार होगा। अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार हुआ तो मध्यम अवधि में यह अनुपात करीब 80% तक आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि लोगों और कंपनियों का सहयोग किया जाए, खासकर सबसे जोखिम वाले सेक्टर को। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि आम जनता और निवेशकों को यह फिर से भरोसा दिया जाए कि लोग वित्त नियंत्रण में रहेगा और एक विश्वसनीय मध्यम अवधि के राजकोषीय ढांचे के द्वारा इसे किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन, सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, बोली भाजपा अपने एजेंडे के अनुरूप इतिहास को बदलना चाहती है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए दावा किया कि पार्टी अपने एजेंडे के अनुरूप कई स्थानों के इतिहास को बदलना चाहती हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि भाजपा अधिनायकवादी शासन लागू करेगी, जिसमें वह तय करेगी कि लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या पहनना चाहिए। बनर्जी ने चुनावी सभा में कहा, उन्होंने कई स्टेशनों के नाम बदल दिए। उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर कर दिया। वह दिन दूर नहीं जब वे आपका और हमारा नाम भी बदल देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा अपने एजेंडे के अनुरूप कई स्थानों के इतिहास को बदलना चाहती है। हालांकि उन्होंने रेलवे स्टेशनों या किसी स्थान के नाम का जिक्र नहीं किया। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 3 चरण की 91 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब बाकी बची 203 सीटों पर अगले 5 चरणों में चुनाव होने हैं। प्रदेश में अभी तक के जिन इलाकों में वोटिंग हुई है वो दक्षिण बंगाल के इलाके का एक हिस्सा है। बता दें कि बाकी बचे 5 चरणों में कई ऐसे इलाके हैं जो ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसे बचाना टीएमसी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आगे के चरणों में कई जगहों पर उन्हें बीजेपी से ही नहीं बल्कि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन से भी दो हाथ करने होंगे। इसीलिए आगे होने वाले चुनाव ममता के लिए सबसे अहम चुनौती माने जा रहे हैं। यही वजह है कि सीएम ममता बनर्जी ने बाकी बचे 5 चरणों के चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस, अपने लेटर पर स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से भड़की प्रियंका चतुर्वेदी, बताया दुखद और बकवास। जी हां दोस्तों, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर लिखे गए पत्र के जवाब में कही गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बातों पर कड़ा ऐतराज जताया है। प्रियंका ने कहा है कि उन्होंने जो बातें स्वास्थ्य मंत्री को लिखी थी उन पर
डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से गंभीरता दिखाने और बेहतर जवाब की उम्मीदें उन्हें थी। इसके उलट जो जवाब आया है वो न सिर्फ दुखद है बल्कि अवैज्ञानिक और कोरी बकवास है। प्रियंका ने कहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को ये समझना चाहिए कि मंत्री के तौर पर उनसे कोई मांग होती है तो वो मंत्री के तौर पर जवाब दे, न कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता की हैसियत से सामने वाले पर ही आरोप लगा दे। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर 18 साल से ज्यादा के सभी लोगों को वैक्सीन दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन हर भारतीय का बुनियादी अधिकार है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो काम करते हैं और घर में रहने के लिए मजबूर हैं। वह संक्रमित हो गए तो अनजाने में उनके परिवार के दूसरे लोगों पर भी संक्रमण फैल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार महाराष्ट्र को और अधिक वैक्सीन मुहैया कराए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र टीकों की कमी का सामना कर रहा है, ऐसे में टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने के लिए और ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र और कुछ राज्य पात्र लाभार्थियों को टीका लगाए बिना सभी के लिए टीकों की मांग कर रहे हैं। ऐसा कर वो लोगों में दहशत फैलाने और अपनी कमी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की टीकों की मांग को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में पर्याप्त जांच नहीं हो रही है। यह अजीब है कि महाराष्ट्र सरकार निजी वसूली की खातिर लोगों को संस्थागत पृथकवास की अनिवार्यता से छूट देकर महाराष्ट्र को खतरे में डाल रही है। उनको राजनीति करने की बजाय कोरोना पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की ओर से इस तरह की कड़ी टिप्पणी होने और महाराष्ट्र सरकार पर कई आरोप लगाने के बाद अब प्रियंका ने इसका जवाब दिया है। एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान की काफी कड़े शब्दों में आलोचना की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर किसान बोले हमारी वजह से कोरोना नहीं फैल रहा, सरकार इसी पैतरे से आंदोलन खत्म करने पर आमदा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन को कई महीने हो गए हैं। ना तो प्रदर्शनकारी दिल्ली की सीमाओं से हटने को तैयार हैं और ना ही सरकार उनकी मांगों पर राजी है। सरकार चाहती है कि यह विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाए, वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंदोलन चलता रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज कहा सरकार आंदोलन को खत्म करने के लिए कोरोना का मुद्दा उठा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में यहाँ भीड़ एकत्रित ना हो, मगर हम कह रहे हैं कि कोरोना हमारी वजह से नहीं फैल रहा। कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे एक बुजुर्ग प्रदर्शनकारी बोले सरकार कोरोना के पैंतरे से आंदोलन को खत्म करना चाहती है। कोरोना हमारी वजह से नहीं, नेताओं की रैली बड़े बड़े आयोजनों से फैलता है। बीजेपी के नेता चाहे जहां भीड़ जुटा रहे हैं, हम किसान तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी वजह से कोरोना नहीं फैल रहा। गौरतलब है कि दिल्ली के सीमाई इलाकों यानी कि यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों का आंदोलन नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ था। 100 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। इन दिनों धरना प्रदर्शन में जुटने वाले लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी बराबर हो रहा है। विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले भूखे ना रहे, इसलिए कई सिख संस्थाएं, गुरुद्वारे और कृषि व्यापारी खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक पूरी सब्जी, दूध व राशन की सप्लाई की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फतेहाबाद के गांव बाड़ा की गुरुद्वारा ने किया, उसे जानकर आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों ने बहुत प्रशंसा की, जहां देसी घी के पकवान बनाए गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने सभी के लिए की टीकाकरण की मांग, कहा हमें अपने हिस्से की भूमिका निभानी होगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के सभी नागरिकों के लिए कोरोना के टीके की पैरवी करते हुए बुधवार को कहा कि इस टीके की जरूरत को लेकर बहस करना हास्यास्पद है तथा हर भारतीय सुरक्षित जीवन का मौका पाने का हकदार है। उन्होंने कोविड वैक्सीन हैशटैग से ट्वीट किया, जरूरत और मर्जी को लेकर बहस करना हास्यास्पद है, हर भारतीय सुरक्षित जीवन का मौका पाने का हकदार है। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत 45 साल से अधिक उम्र के लोग टीका लगवा सकते हैं। इस बीच राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, महामारी के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मी हमारे योद्धा हैं। मैं नागरिकों की रक्षा करने की उनकी प्रतिबद्धता, साहस और समर्पण के लिए उनको सलाम करता हूं। मैं त्याग के लिए उनके परिवारों का भी आभार व्यक्त करता हूं। हमें अपने हिस्से की भूमिका निभानी होगी। उन्होंने लोगों का आह्वान किया, इस वायरस को नियंत्रित करने के लिए देश के नागरिक के तौर पर हमें अपने हिस्से की भूमिका निभानी होगी। हम मास्क लगाएं और दूसरे सभी प्रोटोकॉल का पालन करें। बता दें कि महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड मामलों को लेकर कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि देश में कोविड वैक्सीन की कमी है। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने इस विषय में शिकायत की है। महाराष्ट्र में कोविड मामलों की संख्या सबसे अधिक है। बुधवार को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला और असद की योजना नहीं बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री गायब हैं और इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए।
खेड़ा ने कहा कि इसलिए यह जरूरी है कि सरकार सिविल सोसाइटी हितधारकों के साथ संपर्क में रहे और नियमित रूप से सर्वदलीय बैठक का आयोजन करें। लेकिन इसके ठीक उलट पिछले लगभग 1 महीने से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं दिख रही है। खेड़ा ने आरोप लगाया कि वैक्सीन की मंजूरी और विनियामक प्रोटोकॉल पर ढुलमुल रवैये के कारण वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य एवं मंजूर की गई सुरक्षित वैक्सीन को भारतीय बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप सीमित टीकों पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिससे राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में देरी हो रही है। कांग्रेस ने मांग की कि उनके विश्व स्तर पर सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर टीकों के विविधीकरण पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार नवाचार की खाई को पाटने और महामारी के समय में स्थानीय परीक्षणों पर जोर नहीं देकर विभिन्न वैक्सीन निर्माताओं के लिए भारत में प्रवेश को मुश्किल क्यों बना रही है। उन्होंने सवाल किया, सरकार ने पहले से यह सुनिश्चित करने के लिए वैक्सीन रसद और आपूर्ति श्रृंखला की बारीकियों की योजना क्यों नहीं बनाई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाद में टीकों की कोई कमी नहीं हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने बार बार टीका लगाने में संकोच करने की बात कही है, जिसके परिणाम स्वरूप टीका अपव्यय या कम संख्या में लोगों को टीका लगाया जा रहा है। यह सिर्फ ऐसा लगता है कि शासन ने भारत के आम नागरिकों को दोषी ठहराने की एक आदत बना। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।